दोस्तों, मैं मनोज रांगीरा आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद मनोज रांगीरा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं आधुनिक वर्गीकरण के बारे में, जो हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये हमारा राजस्थान है, और इस राजस्थान में हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपके एक पर्वतमाला हमें दिखाई देती है। और मित्रों, अगर इस पर्वतमाला को लेकर बात करें तो हमने इसे 2 नंबर के एक भौतिक प्रदेश के रूप में अध्ययन किया था, और जिसे मित्रों हमने नाम दिया था अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इसके इधर वाले भाग को, पश्चिमी भाग को, पश्चिमी राजस्थान होने के कारण हमने इसे नाम दिया था पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पश्चिमी रेतीला प्रदेश 1 नंबर का भौतिक प्रदेश कहलाया पश्चिमी रेतीला प्रदेश, दूसरा ये कहलाया अरावली पर्वतीय प्रदेश, और इस संपूर्ण भूभाग को हमने मित्रों नाम दिया था पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और दोस्तों, यहां पर हमने देखा था ये जो भूभाग था इसे हमने एक नाम से जाना था, और वो 4 नंबर पर एक भौतिक प्रदेश था जिसका नाम था मित्रों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों, यहां तक हम लास्ट क्लास में अध्ययन कर चुके थे। अब हम बात करते हैं एक एक भौतिक प्रदेश को लेकर, तो आप सुनिएगा। सबसे पहले हमने देखा इस पश्चिमी रेतीले प्रदेश को, और मित्रों इस पश्चिमी रेतीले प्रदेश में हमने देखा यहां पर एक समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए हमने एक काल्पनिक रेखा का निर्माण किया। अर्थात दोस्तों, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए मानचित्र पर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे मित्रों एक विशेष नाम से जाना जाता है, और ऐसी वर्षा रेखा को कहा जाता है समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा अर्थात समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समवर्षा रेखा कहलाती है, और यह आपके मिलाती है 25 सेंटीमीटर आपके वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है। इसलिए मित्रों इसे कहा जाता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पश्चिमी रेतीले प्रदेश को आप देखते हैं तो पश्चिमी रेतीले प्रदेश में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के माध्यम से संपूर्ण भूभाग को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो मित्रों ये तो हो गई आपके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और इसके इधर वाले भाग की बात करते हैं तो इस 25 सेंटीमीटर के नीचे नीचे जितने भी गांव आएंगे वहां पर वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। लेकिन इस 25 सेंटीमीटर से अगर आप पश्चिमी भाग में जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में मित्रों कमी आ जाएगी, और अगर लाइन के इधर आएंगे तो 25 सेंटीमीटर से आपको वर्षा ज्यादा देखने को मिलती है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इस वाले प्रदेश की, जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा मिलती है। अर्थात मित्रों 25 सेंटीमीटर से जिस प्रदेश में वर्षा कम मिलती है उस प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर जल की अत्यंत कमी मिलेगी, और जल की अत्यंत कमी जिस प्रदेश में मिलती है उस प्रदेश को मित्रों कहा जाता है शुष्क प्रदेश। तो हमने इसे कहा शुष्क। और रेत की प्रधानता दोनों प्रदेशों में मिलती है, इसलिए हमने लिख दिया रेतीला, और एक निश्चित भूभाग में फैला हुआ है इसलिए मित्रों कह दिया गया प्रदेश। और तीनों विशेषताओं को जोड़ दीजिए, आपके सामने एक नाम तैयार हो जाएगा, और नाम होगा मित्रों शुष्क रेतीला प्रदेश। अर्थात आप कह सकते हो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला प्रदेश शुष्क रेतीला प्रदेश कहलाता है। जबकि 25 से इधर आएंगे तो वर्षा ज्यादा मिलेगी, 26, 27, 28, लेकिन अरावली के आते आते वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर रह जाती है। इस प्रदेश में जल की अत्यंत कमी नहीं मिलती है, लेकिन कमी तो होती है।
तो इस प्रदेश को पूर्णतः शुष्क ना कहकर मित्रों इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क। और रेत की प्रधानता यहां पर भी मिलती है, इसलिए कह दिया जाता है रेतीला और आपके प्रदेश। इस प्रकार हमने देखा कि आपके दो प्रदेशों का निर्माण हुआ, एक तो शुष्क रेतीला प्रदेश, एक मित्रों अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। तो आप देखेंगे आपसे क्वेश्चन पहला यह पूछा जाता है कि आधुनिक आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, तो आपका आंसर आएगा 4 भौतिक प्रदेशों में। बांटने का आधार क्या रहा, तो उच्चावच आधार रहा। 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से, पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मित्रों कि पश्चिमी रेतीले प्रदेश को आपके कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 2 भागों में इसे मूलतः विभाजित किया जाता है। 2 भागों को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, यह आपके आरएस प्री में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन आता है मित्रों, आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि राजस्थान, जैसे ये मान लीजिएगा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि केवल पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर के पश्चिम में जाओगे तो वर्षा की मात्रा कम मिलेगी, और 25 सेंटीमीटर के पूर्व में आओगे तो वर्षा की मात्रा ज्यादा। जहां पर वर्षा की मात्रा कम मिलती है उस प्रदेश को शुष्क रेतीला प्रदेश कहा जाता है या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है, और जहां पर 25 से ज्यादा वर्षा मिलेगी उसे मित्रों अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश कहा जाता है। इससे और आगे चलते हैं, नेक्स्ट सुनिएगा। पढ़ने को मिलता है आपको एक शब्द आता है रेत का टीला। रेत का टीला। और मित्रों रेत का जो टीला है ना, इस रेत को आप ज्योग्राफी में देखते हैं तो रेत को आपके एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है बालू, और का मतलब काई होता है, और टीले को भी एक विशेष नाम से जाना जाता है और इसका मतलब होता है स्तूप। और इन दोनों को मिला दीजिए तो आपका नाम बन जाता है बालू का स्तूप। तो याद रखिएगा मित्रों, बालू का स्तूप से तात्पर्य है रेत का टीला। तो हमने कुछ प्रदेश ऐसे पाए जहां पर रेत के टीलों की या बालू का स्तूपों की प्रधानता नहीं पाई जाती, और कुछ स्थान ऐसे मिलते हैं जहां पर रेत के टीलों की प्रधानता देखने को मिलती है। जिस प्रदेश में रेत के टीले नहीं पाए जाते उसे मित्रों कहा जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो दोस्तों मुक्त का मतलब हो गया वहां पर रेत के टीले नहीं पाए जाएंगे, और जहां पर रेत के टीलों की प्रधानता पाई जाएगी उस प्रदेश को कहा जाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो आप याद रखिएगा, जहां नहीं पाए जाएंगे वहां पर मुक्त, और जहां पर प्रधानता होगी वो कहलाएगा युक्त। और आइए दोस्तों हम देखते हैं ये जो आपका शुष्क रेतीला प्रदेश है, इस शुष्क रेतीले प्रदेश में हमने पाया कि इसका जो भाग मैं डार्क करता हूं, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं ये जितना भी प्रदेश मैंने हाईलाइट किया है, इस प्रदेश को लेकर आपके क्वेश्चन बनता है कि यहां पर बालू का स्तूपों की प्रधानता नहीं पाई जाती, अर्थात बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो ऐसे प्रदेश को एक विशेष नाम दिया गया, और ऐसे प्रदेश को नाम दिया जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं मुक्त का मतलब रेत के टीले नहीं पाए जाते, और इसके चारों तरफ का ये जो व्हाइट हिस्सा है यहां पर रेत के टीलों की प्रधानता पाई जाती है, और जिस प्रदेश में रेत के टीलों की प्रधानता पाई जाती है उस प्रदेश को एक विशेष नाम दिया गया, और इसे नाम दिया गया बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो आप कह सकते हैं कि आपके शुष्क रेतीले प्रदेश को मित्रों 2 भागों में विभाजित कर दिया गया।
कि अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि शुष्क रेतीले प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो आपके 2 भागों में विभाजित किया जाता है। बांटने का आधार क्या है? बांटने का आधार है बालू का स्तूप, कि बांटने का आधार बालू का स्तूप हो गया। जहां पर रेत के टीले नहीं पाए जाएंगे वह प्रदेश तो कहलाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और जहां पर रेत के टीले पाए जाएंगे उस प्रदेश को कहा जाएगा बालू का स्तूप युक्त। दोस्तों, अर्धशुष्क रेतीले प्रदेश को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला प्रदेश है, यहां पर आपके घग्गर नदी की प्रधानता देखने को मिलती है, इसलिए इस प्रदेश को घग्गर प्रदेश, घग्गर क्षेत्र या मित्रों घग्गर बेसिन के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो नीचे वाला प्रदेश है इसे आपके 2 नंबर पर कहा जाता है और बताया जाता है इस प्रदेश को बसाने का काम राव शेखा के द्वारा किया गया, और राव शेखा के द्वारा किए जाने के कारण मित्रों इस प्रदेश को आपके शेखावाटी प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे इसी शेखावाटी प्रदेश के अंदर आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियों की प्रधानता पाई जाती है। अत्यधिक मात्रा में आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियां मिलने के कारण मित्रों इसी शेखावाटी प्रदेश को आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह जो प्रदेश है संपूर्ण पश्चिमी रेतीले प्रदेश में सबसे ऊंचा प्रदेश है, और सबसे ऊंचा प्रदेश होने के कारण मित्रों हमने इसे एक नाम दिया और इसे नाम दिया उच्च भूमि। और पता चलता है यह उच्च भूमि जिस जिले में आपको देखने को मिलती है उस जिले का नाम है नागौर, और इसलिए इस प्रदेश को नागौर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इस प्रदेश की तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि यहां पर आपके लूणी नदी की प्रधानता देखने को मिलती है, और लूणी की प्रधानता मिलने के कारण मित्रों इसे आपके लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तथा इस प्रदेश में आपके गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, इसलिए गोडवाड़ी बोली की प्रधानता के कारण इस प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जान सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन बनता है, मैं रिपीट करता हूं, आप सुनते चलिएगा। राजस्थान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पश्चिमी रेतीले प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। बांटने का आधार 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो शुष्क रेतीला प्रदेश, ज्यादा होती है तो अर्धशुष्क रेतीला प्रदेश। शुष्क रेतीले प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में विभाजित किया गया। बांटने का आधार बालू का स्तूप, जहां पर बालू का स्तूपों की प्रधानता पाई जाएगी उसे आपके बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहा जाएगा। जहां पर रेत के टीले नहीं पाए जाएंगे उसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। तो शुष्क रेतीले प्रदेश के ये वाले भाग को तो कहा गया मुक्त प्रदेश, और इधर वाले चारों तरफ वाले भाग को कहा गया युक्त प्रदेश। अर्धशुष्क रेतीले प्रदेश को 4 भागों में डिवाइड किया गया। घग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी का दूसरा नाम आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, तीसरा नागौर उच्च भूमि, और चौथा नाम लूणी बेसिन, या इसी को आपके गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी मित्रों जाना जाता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। मित्रों अरावली पर्वतीय प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, और मुख्यतः जो 3 भाग हैं उसमें आप देखेंगे इस वाले हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो मित्रों ये वाला जो हिस्सा है आपका, यह आपके कहलाता है दक्षिणी अरावली, इसे कहा जाता है दक्षिणी अरावली। अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले हिस्से की तो यह आपके मध्य का हिस्सा है, इसलिए मित्रों इसे नाम दिया गया मध्य अरावली, यह कहलाता है मध्य अरावली। और मित्रों अगर हम बात करते हैं ये वाले इस हिस्से की तो दोस्तों इस प्रदेश को कहा जाता है उत्तरी अरावली। तो आप कह सकते हैं कि आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश को राजस्थान में अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो हो गया आपका दक्षिणी अरावली, दूसरा हो गया मध्य अरावली, और तीसरा हो जाता है उत्तरी अरावली। आगे चलकर दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं।
नेक्स्ट आपके बात करते हैं इधर पूर्वी मैदानी प्रदेश की। मैदानों का निर्माण हमेशा मित्रों नदियों के द्वारा होता है, और हमने पाया इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किन किन नदियों के सहयोग से हुआ है। तो पता चलता है मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो इस वाले प्रदेश का निर्माण करने में दो नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें एक तो थी बनास और मित्रों एक रही बाणगंगा। अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट इस वाले प्रदेश की, तो इस प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा चंबल नदी का, और ये दक्षिणी जो हिस्सा है इस प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई माही नदी ने। तो मित्रों जिस हिस्से के मैदान का निर्माण बनास व बाणगंगा नदी के द्वारा किया जाता है उसे दोस्तों आपके कहा जाता है बनास व बाणगंगा का मैदान, और जिस प्रदेश का निर्माण चंबल नदी के द्वारा किया गया उसे मित्रों नाम दिया गया चंबल का मैदान, और जिस प्रदेश का निर्माण माही नदी के द्वारा किया गया उस प्रदेश का नाम कहलाता है माही का मैदान। इस प्रकार पूर्वी मैदानी प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटा गया, बनास व बाणगंगा का मैदान, चंबल का मैदान व माही का मैदान। आगे बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। तो मित्रों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को जब आप अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर आप पाएंगे जिस हिस्से को मैं हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों, इस हिस्से के बारे में बताया जाता है कि इस प्रदेश का निर्माण या इस प्रदेश को बसाने का काम एक राजा के द्वारा किया जाता है, और उस राजा को हाड़ा राजा के नाम से जाना जाता है, और हाड़ा राजा के कारण इस प्रदेश को मित्रों नाम दिया गया हाड़ौती। हाड़ा राजा के कारण नाम मिल गया हाड़ौती। पठार थाई इसलिए पठारी प्रदेश, और नाम मिल गया हाड़ौती पठारी प्रदेश। अगर हम देखें ये वाला जो हिस्सा जिसको मित्रों मैं डार्क करता हूं, गहरे काले रंग से आपको दर्शाता हूं, अगर इस प्रदेश की बात की जाए तो बताया जाता है यह प्रदेश विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, इसलिए मित्रों यह आपके कहलाता है विंध्यन, और एक लंबी पट्टी व लंबी कगार के रूप में फैला हुआ है, इसलिए कहलाता है कगार। आपके भूमि के नाम से इसको जाना जाता है, और इसे कहा जाता है विंध्यन कगार भूमि। तो आप कह सकते हो दक्षिणी पूर्वी जो आपके पठारी प्रदेश है इसे आपके दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपके कौन सा हो गया हाड़ौती पठारी प्रदेश, और एक मित्रों हो गया आपका विंध्यन कगार भूमि। तो हम आओ ये चर्चा करते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया। नंबर एक पर पश्चिमी रेतीला प्रदेश, नंबर दो अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर तीन पूर्वी मैदानी प्रदेश, और नंबर चार दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पश्चिमी रेतीले प्रदेश को दो भागों में डिवाइड किया गया, शुष्क रेतीला प्रदेश, अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। शुष्क रेतीले प्रदेश को दो भागों में डिवाइड किया गया, आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और दूसरे वाले को कहा गया बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अगर बात करते हैं अर्ध शुष्क की, चार भाग बांटे गए, घग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश या इसका दूसरा नाम आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि, लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश को मुख्यतः तीन भागों में, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। पूर्वी मैदानी प्रदेश को मित्रों तीन भागों में, आपके बनास व बाणगंगा का मैदान, चंबल का मैदान व माही का मैदान। अगर इसके बाद बात करते हो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो एक नंबर पर आपके ये वाला जो हाईलाइट किया है हाड़ौती पठारी प्रदेश, और जिसको डार्क किया है विंध्यन कगार भूमि के नाम से जाना जाता है। आप दोस्तों लगातार वीडियो देख रहे हैं, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, और आपके लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं आपको। और जिन भी मित्रों ने आपके अपने इस चैनल को शेयर दोस्तों के साथ नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।